आज की कहानी का शीर्षक है डॉल्टन। 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव ईगल्स फील्ड। हरी भरी पहाड़ियों और शांत वातावरण के बीच 6 सितंबर 1766 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर रसायन विज्ञान की दिशा ही बदल दी। उसका नाम था जॉन डाल्टन। आज हम स्कूल में पढ़ते हैं कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी परमाणुओं से बना है, लेकिन कभी ऐसा समय भी था जब ये केवल एक दार्शनिक कल्पना मानी जाती थी। उस कल्पना को वैज्ञानिक आधार देने वाले व्यक्ति थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता जोसेफ डाल्टन एक बुनकर थे और मां डेबोरा ग्रीन गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था, लेकिन गरीबी ने जॉन की जिज्ञासा को कभी नहीं रोका। बचपन से ही वे हर चीज को ध्यान से देखते थे। उन्हें ये जानने की इच्छा रहती थी कि बारिश क्यों होती है, हवा क्यों चलती है और प्रकृति के नियम कैसे काम करते हैं। जॉन डाल्टन पढ़ाई में इतने तेज थे कि केवल 12 वर्ष की उम्र में ही गांव के स्कूल में पढ़ाने लगे। इतनी छोटी उम्र में शिक्षक बनना उस समय भी बहुत बड़ी बात थी। दिन में वे बच्चों को पढ़ाते और रात में स्वयं अध्ययन करते। उनके पास महंगी किताबें नहीं थीं, लेकिन जो भी पुस्तक मिलती उसे कई कई बार पढ़ते। 15 वर्ष की आयु में वे अपने बड़े भाई जोनाथन डाल्टन के साथ एक स्कूल चलाने लगे। उस समय विज्ञान की पढ़ाई बहुत सीमित थी, फिर भी डाल्टन ने स्वयं गणित, भौतिकी, मौसम विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। उनका मानना था, प्रकृति का हर नियम समझा जा सकता है यदि हम धैर्यपूर्वक उसका अध्ययन करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि डाल्टन का पहला प्रेम रसायन विज्ञान नहीं बल्कि मौसम विज्ञान था। उन्होंने प्रतिदिन तापमान, वर्षा, हवा की दिशा और वायुदाब का रिकॉर्ड लिखना शुरू किया। यह आदत कुछ दिनों की नहीं थी। उन्होंने लगभग 57 वर्षों तक मौसम का रिकॉर्ड रखा और अपने जीवन में 2 लाख से अधिक अवलोकन दर्ज किए। आज भी वैज्ञानिक उनके इन रिकॉर्डों को ऐतिहासिक महत्व का मानते हैं। जॉन डाल्टन को एक विचित्र समस्या थी। उन्हें लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। एक बार उन्होंने अपनी मां के लिए लाल रंग के मोजे खरीदे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे भूरे रंग के हैं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आंखों में कुछ अलग है। उन्होंने इस समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन किया। बाद में इसी समस्या को उनके सम्मान में डाल्टनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाने लगा। आज भी रंग पहचानने की इस समस्या को आम भाषा में डाल्टनिज्म कहा जाता है। 1793 में डाल्टन इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर पहुंचे। यही उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यात्रा शुरू हुई। उन्होंने गणित और प्राकृतिक दर्शन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनका अधिकांश समय प्रयोग करने, नोट्स लिखने और नए विचारों पर सोचने में बीतता था। उनकी प्रयोगशाला बहुत साधारण थी। न आधुनिक मशीनें थीं और न ही बड़ी आर्थिक सहायता। फिर भी उनके पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे मूल्यवान थी, असीम जिज्ञासा। गैसों ने बदल दी जिंदगी। मैनचेस्टर में रहते हुए डाल्टन ने गैसों के व्यवहार का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने देखा कि अलग अलग गैसें एक दूसरे के साथ मिलकर भी अपने अपने गुण बनाए रखती हैं। उन्होंने ये भी समझा कि गैसों का दबाव और तापमान निश्चित नियमों का पालन करते हैं। इन्हीं प्रयोगों ने आगे चलकर उन्हें उस विचार तक पहुंचाया जिसने रसायन विज्ञान का इतिहास बदल दिया। वह विचार था, सभी पदार्थ अत्यंत छोटे अविभाज्य कणों अर्थात परमाणुओं से बने हैं। लेकिन इस विचार को सिद्ध करना आसान नहीं था। अधिकांश वैज्ञानिक उस समय इस अवधारणा से सहमत नहीं थे। डाल्टन ने वर्षों तक प्रयोग किए, आंकड़े जुटाए और धीरे धीरे अपने सिद्धांत को मजबूत बनाया। यही सिद्धांत आगे चलकर आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। उन्हें विश्वास था कि प्रकृति का हर नियम तर्क और प्रयोग से समझा जा सकता है। डाल्टन ने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का अध्ययन किया। उन्होंने ये भी पाया कि यदि गैसों का तापमान समान रहे तो उनका कुल दाब प्रेशर उनके अलग अलग दाबों का योग होता है। इसे आज डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यानी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स कहा जाता है। ये नियम आज भी रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। लगातार प्रयोग करते करते डाल्टन के मन में एक प्रश्न उठा, यदि पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो ऐसा क्यों होता है। उन्होंने वर्षों तक इस प्रश्न पर विचार किया और अंततः निष्कर्ष निकाला कि हर पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहा जा सकता है। यहीं से आधुनिक परमाणु सिद्धांत की शुरुआत हुई। 1803 में डाल्टन ने अपना प्रसिद्ध एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत किया।
उस समय यह विचार अत्यंत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु नष्ट नहीं होते, बल्कि केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत: 1. सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। हर वस्तु, चाहे वह पानी हो, हवा हो, पत्थर हो या हमारा शरीर, सब परमाणुओं से मिलकर बने हैं। 2. एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे सभी हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं, सभी ऑक्सीजन परमाणु समान होते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने समस्थानिकों आइसोटोप्स की खोज की, जिससे पता चला कि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। 3. अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु जैसा नहीं होता। हर तत्व की अपनी पहचान होती है। 4. परमाणु बनते या नष्ट नहीं होते। रासायनिक अभिक्रिया में केवल उनका संयोजन बदलता है। यही सिद्धांत बाद में द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जुड़ गया। 5. यौगिक निश्चित अनुपात में बनते हैं। उदाहरण: पानी हमेशा 2 हाइड्रोजन जोड़ 1 ऑक्सीजन से ही बनता है। इसी कारण हर स्थान का पानी रासायनिक रूप से समान होता है। बहु अनुपात का नियम डाल्टन की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। यदि 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात छोटी पूर्ण संख्याओं में होता है। उदाहरण: कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर को बनाते हैं, CO2 भी बनाते हैं। ये नियम आज भी रसायन विज्ञान का आधार है। जब डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, तब सभी वैज्ञानिक उनसे सहमत नहीं हुए। कुछ लोगों ने कहा, परमाणु किसी ने देखा नहीं है, इसलिए ये केवल कल्पना है। लेकिन डाल्टन ने उत्तर दिया, विज्ञान केवल देखने का नहीं, बल्कि प्रमाणों का विषय है। उन्होंने अपने प्रयोगों के आंकड़े प्रस्तुत किए। धीरे धीरे अन्य वैज्ञानिक भी उनके सिद्धांत को स्वीकार करने लगे। 1808 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी प्रकाशित की। इस पुस्तक ने पूरे यूरोप के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। यहीं से आधुनिक रसायन विज्ञान का नया युग शुरू हुआ। आज हम HOC ना जैसे रासायनिक प्रतीक पढ़ते हैं, लेकिन डाल्टन के समय ऐसे प्रतीक नहीं थे। उन्होंने प्रत्येक तत्व के लिए गोल आकृतियों वाले विशेष चिन्ह बनाए। हालांकि बाद में आधुनिक रासायनिक प्रतीकों ने उनकी जगह ले ली, फिर भी ये प्रयास ऐतिहासिक था। इतनी बड़ी खोज करने के बाद भी डाल्टन का जीवन बिल्कुल साधारण रहा। वे सादे कपड़े पहनते थे, महंगे घर में नहीं रहते थे। उन्हें प्रसिद्धि या धन से अधिक अपने प्रयोगों से प्रेम था। उनका मानना था, सच्चा वैज्ञानिक खोज के लिए काम करता है, पुरस्कार के लिए नहीं। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत धीरे धीरे पूरे यूरोप में प्रसिद्ध होने लगा। शुरुआत में जिन वैज्ञानिकों ने उनके विचारों पर संदेह किया था, वही अब उनके प्रयोगों और तर्कों की प्रशंसा करने लगे। डाल्टन ने यह सिद्ध कर दिया था कि विज्ञान केवल कल्पना नहीं, बल्कि प्रयोगों और प्रमाणों पर आधारित होता है। 1808 में उनकी पुस्तक अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी प्रकाशित होने के बाद वैज्ञानिक जगत में उनकी पहचान तेजी से बढ़ी। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक उनके सिद्धांतों पर चर्चा करने लगे। कई विश्वविद्यालयों में उनकी शोध को पढ़ाया जाने लगा। हालांकि डाल्टन स्वयं प्रसिद्धि से दूर रहना पसंद करते थे। वे अपना अधिकांश समय प्रयोगशाला में बिताते और नए प्रयोगों में लगे रहते। 1822 में जॉन डाल्टन को इंग्लैंड की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। 1826 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल मेडल भी प्रदान किया गया। ये सम्मान उनके परमाणु सिद्धांत और गैसों पर किए गए महत्वपूर्ण शोध के लिए दिया गया। उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच राजनीतिक मतभेद थे, फिर भी फ्रांस के वैज्ञानिकों ने डाल्टन की प्रतिभा का सम्मान किया। उन्हें फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंसेस का विदेशी सदस्य चुना गया। यह इस बात का प्रमाण था कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जॉन डाल्टन कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित थे। उन्हें लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। उन्होंने इस समस्या को केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं माना, बल्कि इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। 1794 में उन्होंने इस विषय पर शोध पत्र प्रकाशित किया। बाद में उनके सम्मान में इस स्थिति को डाल्टनिज्म कहा जाने लगा। उनकी मृत्यु के लगभग 150 वर्ष बाद वैज्ञानिकों ने उनके संरक्षित नेत्रों की जांच की और पुष्टि की कि उन्हें वास्तव में लाल हरे रंग की पहचान में कठिनाई थी। बढ़ती उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। 1837 में उन्हें पहला लकवे का दौरा पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने वैज्ञानिक कार्य पूरी तरह नहीं छोड़ा। 1844 में उन्हें दूसरा गंभीर दौरा पड़ा।
अब उनके लिए चलना फिरना और लिखना भी कठिन हो गया था। फिर भी वे जहां तक संभव हो सका अपने नोट्स लिखते रहे। 27 जुलाई 1844 को 77 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में जॉन डाल्टन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर पूरे देश में फैल गई। हजारों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अनुमान है कि लगभग 40,000 से अधिक लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। ये सम्मान उस समय बहुत कम वैज्ञानिकों को मिला था।